आपकी संस्कृति को बचाने का श्रेय समाज के आखिरी आदमी को जाता है, जो जंगल में रहता है, जो समाज से थोड़ा दूर है, जिसके पास खाने के साधन नहीं है, जिसके पास रहने का साधन नहीं है, उस आदमी ने आपकी संस्कृति को बचाया है। जो काम ये महिलाएं कर रही थी, आपके नेताओं ने नहीं किया। ये काम आपकी महिलाओं ने किए। कुछ लोग जब हमारी महिलाएं नाचती है तो तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, सीटी बजाते हैं। इस देश में जब हमारी मां बहनें आधे कपड़े में रहती है, उनके नंगे पोस्टर्स लगाए जाते हैं, तो कैसे बताते हैं उसमें कुछ अपने नेता भी शामिल होते हैं, कुछ गद्दार नेता अपने। वो बोलते हैं ये आदिवासियों की संस्कृति है बोले। और कोई हीरोइन, कोई एक्ट्रेस फिल्म की अपना बदन दिखाती है तो उसको सभ्यता बोलते हैं लोग। आदिवासी महिला गरीबी से अपना तन दिखता है उसका तो उसको संस्कृति बोलते हैं। और ये महिलाएं जो आपको फिल्म में दिखती है वो शरीर बताती है तो उसको सभ्यता बोलते हैं। मैं इसीलिए आपको महिलाओं की बात किया कि मैं आप लोगों से बात करने के पहले एक उदाहरण रखता हूं आपके सामने। इस देश की महिला राष्ट्रपति भी आदिवासी है। वो अपने ही समाज से बिलोंग करती है, अपने ही समाज के बीच में से है। वो महिला राष्ट्रपति की उपस्थिति में जब हमारी मां बहनों को मणिपुर में नंगा घुमाया जाता है, उनको खुलेआम सड़क पे घुमाया जाता है और उसके बाद में सड़क पे चौक पे खड़े करके उनको शूट कर दिया जाता है। सरकार बोलती है कि यह खबर हमको बाद में पता चली। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद स्टेटमेंट आता है कि हमको खबर बाद में पता चली। इस्लामाबाद में, लाहौर में कुछ होता है तो 4 मिनट के अंदर दिल्ली में खबर आ जाती है। लेकिन क्योंकि मामला आदिवासियों का है, इनको बाद में खबर आती है। साथियों, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, आदिवासी लड़कियों को नग्न घुमाया गया, ऐसा उनकी परेड निकाली गई, रोड शो किया गया और बाद में उनको सड़क पे खड़े करके गोलियां मारी गई। देश की राष्ट्रपति आदिवासी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, इस पर एक बात भी नहीं की। उनका छोड़िए, जिनसे अपेक्षा थी प्रधानमंत्री जी या हमारे सांसद जो उस चीज को समझ रहे थे, उन्होंने भी इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। इस देश में राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है। अब राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है और सबसे सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला बैठती है और आदिवासी महिलाओं के साथ ये होता है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसमें से क्या समझता है आपको? इसमें से क्या मिलता है, क्या संदेश मिल रहा है हमको कि आदिवासी समाज अब लावारिस हो गया है, इसका कोई माई बाप नहीं है, इस समाज के कोई चालक पालक और मालक नहीं है। आपसे किसी ने पूछा कि आपका समाज किसके इशारे पे चलता है, कौन चलाते हैं आपको? आप कुछ नहीं बता सकते हैं। अरे बच्चा तो आपका है, लेकिन उसके दिमाग में जो विचारधारा है वो आपकी नहीं है, वो दूसरों की है। बच्चा आपका और विचारधारा दूसरे की, कैसा हो सकता है? अब जो आने वाली जनरेशन रहेगी, आपकी आने वाली जो पीढ़ी रहेगी, वो आदिवासियत वाली नहीं रहेगी, वो उनकी रहेगी जो तुम्हारे बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं। अरे आदिवासी संस्कृति के साथ इतना बड़ा मजाक होता है, हमारे लोग डर रहे हैं अपनी
संस्कृति का नाम, अपने पूर्वजों का नाम लेने से घबराते हैं अपने लोग। वो अपने ही समाज को धोखा दे रहे हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं, आप लोग अपने कलेजे पे हाथ रख के बोलिए, आपको आरक्षण किसी धर्म की वजह से मिल रही है या समाज की वजह से मिल रहा है? आपको आरक्षण आपके महापुरुषों की वजह से मिला है या किसी और नेताओं की वजह से मिला है? आपका जो जीवन है, आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज है समाज। आप थोड़ी देर के लिए बोल दीजिए आप आदिवासी नहीं है, तो आपकी क्या औकात है थोड़ा पूछो। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप आदिवासी नहीं है, उसके बाद बताइए आप क्या है? आप कुछ भी नहीं हो। बिगर पहचान के आपकी इस देश में कोई कीमत नहीं है। वैसे भी आपको वनवासी बोलते हैं। पहले आदिवासी, पहले मूल निवासी, फिर आदिवासी, अभी वनवासी, 5 साल बाद स्वर्गवासी। ये प्लानिंग है आपके साथ में। आपके वजूद को, आपके अस्तित्व को ही खत्म करने का षड्यंत्र चालू है और आप चुपचाप है। अरे आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? अपने बच्चों को कैसे बताओगे आप? एक मुस्लिम भाई अपने बच्चों को, 4 साल का बच्चा रहता है तो मदरसे में उसको ट्रेनिंग देता है। उसके हाथ में वो कुरान शरीफ देता है और बोलता है बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, इसको लेके चल। उनकी आईटीआई चलते हैं, उनके कॉलेजेस चलते हैं। उस समाज के लिए जीने मरने वाले लोग हैं, उस समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। कचरा भी बेचता है अगर मुस्लिम आदमी, तो वो तुमसे बड़ा स्टेटस रखता है। उसके पीछे समाज है। एक बौद्ध आदमी, बौद्ध भाई जिनको पानी नहीं पीने दिया जाता था इस देश में, वो आज बोलता है अपने बच्चे को बेटा ये बाबा साहब का ग्रंथ है, ये डॉक्टर अंबेडकर का ग्रंथ है, इसको पकड़ के चल, ये बुद्ध और उसका धम्म है, साथ में चल। स्कूल जा, कॉलेजेस जा, उनके बौद्ध विहार चलते, उनके भिक्खु बन जाते लड़की लड़के, और ये आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए उनका भी एक व्यवस्था है। ब्राह्मण भाई अपने बच्चे को बचपन ही से सिखाता है कि ये वेद है, ये पुराण है, इसको पढ़ और इसको लेके चल। ये तेरे जीवन में उनका संगठन है, उनके पास आरएसएस जैसा संगठन है, उनके पास पूरी व्यवस्था है। वो अपने बच्चों को इस तरीके से लेके जाते हैं। क्रिश्चियन भाई अपने बच्चे को 4 साल की उम्र से बाइबल टिकाते हैं, उसको समझाते हैं, चर्चेस चलते हैं, उनके स्कूल चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपको किसी ने यह सवाल किया, आपने, आपके बच्चे ने सवाल किया कि मां, पिताजी मैं इस देश में कौन हूं, मेरा इतिहास क्या है, मेरे को किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से जीना है? कौन सी किताब दोगे उसके हाथ में? बताइए, ये पूरी पब्लिक में से बताइए, कौन बताएगा? कौन सी किताब दोगे? क्या है आपके पास? आपके समाज के बच्चों को देने के लिए आपके पास क्या है? ऐसा समाज जिसके पास जीने की भी पद्धत नहीं रही और मरने की भी कोई पद्धत नहीं रही। एक समय हम यहां के मालिक थे, जिसको आप लोग दक्षिणी गुजरात बोलते हो। ये भीलवाड़ा क्षेत्र का शेर हुआ करता था, भील वंशीय, चाहे डोडा हो, चाहे भील हो, बारेला हो, बरेला, बिलाला हो, दरबार हो, गामित हो। ये एक अपनी ताकत रखते थे। उस वक्त हमारा खुद का एम्पायर होता था, हम राजा थे। आज क्या स्थिति है? शहर में जाके देख लो, जितने सड़क किनारे झोपड़े हैं ना, वो आदिवासियों के हैं। अरे यहां पर इस देश में मुस्लिम भाई का अलग कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन भाई का अलग कब्रिस्तान है। किसी ने पूछा आदिवासियों का कब्रिस्तान कहां है? क्या बताओगे? तुमको जीने के भी लिए जगह नहीं रही और मरने के लिए भी जगह नहीं रही। इस अवस्था में आज हमारा समाज खड़ा है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जमे हैं। आपने सोचना चाहिए कि हमारे समाज की अवस्था ऐसी क्यों हुई। अरे जो हमारे महापुरुष है, जो हमारे देव है, कौन सी देवी का नाम लिया आपने? सुषमाई, हुस्माई। ये भगवान शंकर के पूर्व की है, शिव भगवान की भी पूर्व की है। बाकी भगवानों से तो इसकी तुलना ही नहीं हो सकती, इतनी महत्वपूर्ण है ये।
आदिवासी संस्कृति में महिला का स्थान भगवान से भी बड़ा है, मां का स्थान भगवान से भी बड़ा है। हमारी संस्कृति के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा आदमी वहां जाने के लिए डरता है। थोड़ा पहुंच तो सही, देखो तो सही। अभी विदेश के लोग आए थे भारत में, उन्होंने बोला कि सबसे पावरफुल संस्कृति अगर किसी की है तो आदिवासियों की है। विश्व के लोग बोल रहे हैं कि अगर पूरे विश्व को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, मानव जाति को बचाना है तो केवल और केवल आदिवासी संस्कृति बचा सकती है। अरे ये झाड़ लगाना किसने सिखाया है? आदिवासी आदमी मरता है तो उसके घर, उसकी कब्र के पास में एक झाड़ लगाया दिया जाता है। हम झाड़ों को अपना पूर्वज समझते हैं, पहाड़ों को पूर्वज समझते हैं। जल, जमीन और जंगल ये आदिवासी संस्कृति और आदिवासी मान्यता का हिस्सा है। जल, जमीन, जंगल नहीं रहेगा तो भारत में कोई जिंदा नहीं रहेगा, विश्व में कोई जिंदा नहीं रहेगा। मानव जाति का उत्पत्ति खत्म हो जाएगी, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। साथियों, मैं इसलिए यह बात आपसे किया क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। आपसे किसी ने पूछा आप हो कौन? अरे हम तो इस देश के मालिक हैं। एक मालिक आदमी नागरिक जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? आप भूल गए हो, अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे हो कि आप हो कौन। आप हीरो के नाम याद रखते हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, गरीब खान, फलाना वो कौन सा हीरो, ये मालूम है, आपको नहीं मालूम टंट्या भील कौन है। आप भील वंश की बात करते हो। इस देश में इतना लंबा संघर्ष किसी शहीद का नहीं रहा, किसी क्रांतिकारी का नहीं रहा जितना बड़ा संघर्ष टंट्या भील का रहा है। अरे पहले हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने की परमिशन नहीं थी, शरीर पर ब्लाउज पहनने की अनुमति नहीं थी आदिवासी महिलाओं को, चाहे गोंड हो, गामित हो, डोडा हो, भील हो, बिलाला हो, बारेला हो। हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने की परमिशन नहीं थी। ब्लाउज पहनने के ऊपर टैक्स लगता था। उस लड़ाई को टंट्या भील ने लड़ा है, उस लड़ाई को राघोजी भांगरे ने लड़ा है, उस लड़ाई को बिरसा मुंडा ने लड़ा है। इस देश में बाकी लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ है? ये जितने लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं ये भील वंशी लोग हैं, लेकिन भील वंशी लोगों को क्रिमिनल टाइप बोलते थे पहले। क्रिमिनल टाइप का मतलब होता है गुनाहगारी जमात। आपका बच्चा पैदा होते से ही गुनाहगार होता था, आपको ये गवर्नमेंट सर्विस भी नहीं लगती थी। ये टंट्या भील की देन है कि आज आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, नहीं तो किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहेगा तो उसको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलती थी। टंट्या भील ने खुद को पकड़ाने के लिए उनके जो शिष्य थे रेंगा कोरकू, उनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को बोला जाओ और बोल दो ब्रिटिश सरकार को टंट्या भील को पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करो। हजारों की संख्या में आदिवासी लोग पुलिस में भर्ती हुए, वहां से यह महकमा शुरू हुआ और आपको सरकारी नौकरियां मिली, जिसको हेरिडिटरी एक्ट बोलते हैं। उसकी खिलाफत टंट्या भील ने किया। गांधी जी तो बहुत बाद में आए। गांधी जी ने तो बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया है। मोहनदास, एडवोकेट मोहनदास करमचंद गांधी जब भारत में आए, पहला कांग्रेस का अधिवेशन था रामगढ़ में। तब बिहार, रामगढ़ और झारखंड एक ही थे। उस बॉर्डर पे कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। जैसे इसी टाइप का आपका माहौल चल रहा था और कांग्रेस का अधिवेशन था, बोर्ड लगा हुआ था, महामानव क्रांति सूर्य भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा ये कितने नाम है? एक आदिवासी लंगोटी वाला आदमी खड़ा हुआ और पूछा, बोला गांधी जी एक ही नाम है, ये एक ही आदमी का नाम है। ये कौन है? इसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। तो गांधी जी बोले ये क्या चाहते थे? तो एक आदिवासी बंदा उठा और बोला मुलागास बोलनाउस, यानी हमारे गांव में हमारी सरकार। तो गांधी जी बोले इसी विचारधारा की और इसी आंदोलन की पूरे देश को जरूरत है। गांधी जी ने कोट टाई पैंट उतारा, बिरसा मुंडा जैसा लंगोटी पहने और पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी
आदिवासी है उस पर कोई बात नहीं करेगा। टंटा भील आदिवासी थे, उस पर कोई बात नहीं करेगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो भंडारा में महाराष्ट्र में इलेक्शन हार गए थे, वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीत के गए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सुभाष चंद्र बोस के भाई के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, जो कांग्रेस से लड़ रहे थे। और डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, सुभाष चंद्र बोस के जो भाई थे वो कांग्रेस से, और डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लड़ रहे थे। बिरसा मुंडा को मानने वाले आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत करके डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जिताया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में गए और उनको संविधान बनाने का मौका मिला। इस देश में बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को भी संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता, और संविधान नहीं बनता तो आपके हिस्से में आरक्षण नहीं आता, आपके हिस्से में नौकरी नहीं आती। इससे बड़ी बात, जो सेंट्रल प्रोविंस एक्ट था, जो कानून बनाया गया था जहां पर आदिवासियों को जमीनों के अधिकार मिले, जो 1898 का कानून था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन से हुआ है। ये कानून सेंट्रल प्रोविंस में उससे पहले टंटा भील के आंदोलन से हुआ है। आपके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ जो जमीन है, ये किसी भगवान ने नहीं दिया, किसी राजा ने नहीं दिया, ये शहीदों की देन है। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि आपके पास जो जमीन है, आप जाके अपने साधवारा चेक करो कि आपको जमीन कैसे मिली है, ये जमीन आपके हिस्से में कैसे आई है। आपसे तो सब कुछ छीन लिया गया था। उसी जमीन का आंदोलन देश के आदिवासियों ने किया है। साथियों, इस देश में स्वतंत्रता का जो संघर्ष है वो 70% संघर्ष आदिवासियों ने किया है। और हमारे हिस्से में क्या आया? गरीबी आई। हमारे हिस्से में क्या आया? नक्सलवाद आया। हमारे हिस्से में क्या आया? कुपोषण आया। हमारे हिस्से में क्या आई? बेरोजगारी आई। हमारे हिस्से में क्या आया? विस्थापन आया। इस गुजरात में भी एक विस्थापन हुआ था, भाई ने बहुत अच्छा चर्चा छेड़ा था, चौधरी जी ने। नर्मदा घाटी में सबसे ज्यादा घर अगर किसी के उजड़े हैं, कोई विस्थापित हुआ है तो वो आदिवासी हुआ है। यहां यह बोला गया नर्मदा बचाओ, जिसने नर्मदा को बचाया, आदिवासी बचाओ किसी ने नहीं बोला। ये लोग पर्यावरण बचाओ बोलते हैं, जंगली जानवर बचाओ बोलते हैं, पेड़ बचाओ बोलते हैं, जंगल बचाओ बोलते हैं। इनको किसने बचाया? आदिवासी ने बचाया। लेकिन आदिवासी बचाओ कोई नहीं बोलता है। इसका मतलब यह है कि आपकी वैल्यू कोई नहीं समझता है। आपकी वैल्यू 0 है। आपको साउंडलेस बना दिया गया है। साउंडलेस का मतलब होता है जिसकी कोई आवाज नहीं है। आपके आज वो मणिपुर में हुआ, कल गुजरात में यहां पर हो जाएगा तो आप क्या करोगे? क्या तैयारी है आपकी? हमारे दिमाग में, हमारे समाज के दिमाग में, हमारे समाज के युवाओं के दिमाग में एक अलग टाइप की सोच डाल दी गई है। सचिन तेंदुलकर आउट होता है तो 0 पे आउट होता है तो दर्द होता है। कोई क्रिकेट प्लेयर आउट होता है तो दर्द होता है। लेकिन किसी गरीब की, आदिवासियों की इज्जत लूटी जाती है, उसका झोपड़ा तोड़ दिया जाता है, उसको गांव से भगा दिया जाता है, उसका दर्द नहीं होता। यह आदत बना दी है हमारी, ऐसी मानसिक अवस्था बना दी गई है। सचिन तेंदुलकर के बारे में हमको दर्द होता है, लेकिन अपनी कौम और अपने खून के लोगों के बारे में दर्द नहीं होता है। और एक गांडूगिरी शुरू हो गई है समाज में। बुरा नहीं मानना, मैं गामित हूं, मैं डोडियार हूं, मैं भील हूं, मैं बिलाला हूं, मैं भारेला हूं। ये पलायनवादी सोच है। इसको मानसिक बीमारी बोलते हैं। अबे तुम्हारा खून एक है। मैं बोल रहा हूं, मुझे कोई चैलेंज करे, मैं प्रूव करके देता हूं। आपका खून एक है, आपकी संस्कृति एक है, आपका डीएनए एक है, आपके संघर्ष एक जैसा है, आपका दुख एक जैसा है, आपके अधिकार भी एक जैसे हैं, तो समाज भी एक होना चाहिए। ये लाइन आपको खड़ी करनी पड़ेगी। ये छोड़ना पड़ेगा, ये अलग आदिवासी, ये अलग आदिवासी, ये आपको तोड़ने का प्लानिंग है। अगर हम संगठित हो जाते तो आज पूरे गुजरात पे आदिवासियों का राज रहता।
वास्तविक गुजरात की छल जमीन जंगल का ओरिजिनल मालिक कोई है तो वो आदिवासी है। कंटाभिल ने बोला आप मालिक हो। इस देश का सुप्रीम कोर्ट बोलता है 2010-2011 में नंदाबाई भील के जजमेंट में, जहां नंदाबाई को भी नंगा घुमाया गया था, वो नंदाबाई भील के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी इस देश के प्रथम नागरिक है, उनको मूल निवासी होने का सम्मान देना यहां की गवर्नमेंट और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कोई नहीं मानता है इसको, क्योंकि मामला आदिवासी से जुड़ा है। कोर्ट बोलता है कि भगवान राम यहां पैदा हुए, सबने माने भगवान राम का मंदिर बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है आदिवासी इस देश का मालिक है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, अरे इस देश में तो भगवान शिव को भी नहीं छोड़े, तुम कौन सी खेत की मूली है? जो आदिवासियों का महादेव था उसको महेश बना दिए। जो आदिवासियों का कैप्टन था, इस देश का सर्वस्व है, जो इस देश की मूल संस्कृति है, वो शिव है। उस शिव को महेश बना दिए। जो पहले नंबर का आदमी था उसको तीसरे नंबर का बना दिया गया है। और बुरा नहीं मानना, यहां अपने नेता भी हो गए, अपने लोग नए योजना लाए, स्वस्थ भारत योजना। हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, मैंने सुना यहां पर भी बहुत चल रहा है, और उसमें आदिवासी नेता सबसे आगे रहते हैं। स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत क्या है? संडास बनाओ, गांव गांव हगवंदार मुक्त गांव, यानी आप वो लेटरिन नहीं रहना चाहिए सड़क पे, रोड बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए, ऐसी गांव की योजना रख दीजिए। गलत समय पे लाए अपन। तो एक छोटा सा दिमाग में आया, ऐसे गांव में भी ये योजना चलाए है जिस गांव में लोगों को खाने को नहीं है। अबे खाएगा नहीं तो जाएगा कैसे? यानी आपको खाने की फिक्र नहीं है, लेकिन आपके दूसरी चीज का प्रबंध कर रहे हो, क्योंकि उसमें ठेकेदारों का भला है, नेताओं का भला है। ऐसी योजना आदिवासियों के बीच में डाली जा रही है। साथियों, जिस दिन आपके पूर्वज, आपकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, इस देश में आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके बदन पे कपड़े हैं इसलिए क्योंकि तुम आदिवासी हो। इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आदिवासी होना। जब अपने आप को आप आदिवासी बोलते हो, उसी क्षण आप इस देश के मालिक बन जाते हो, इस देश का मूल मालिक बन जाते हो, आप पहले नागरिक बन जाते हो। आपकी पहचान को क्यों खत्म कर रहे हो आप? अरे आदिवासी तो सभी धर्मों से प्यार करता है। आदिवासी आदमी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, कोई भी धर्म का आदमी रहे, कोई भी मंदिर रहे, मस्जिद रहे, सबको सलाम ठोकते हुए जाता है। वो मेहनती आदमी है। आदिवासियों में ऐसी संस्कृति है कि जब तक पसीना नहीं निकलेगा रोटी को हाथ नहीं लगाते हैं। उस खून के लोग हैं हम। 7 फीट का भी लंबा चौड़ा आदमी रहेगा तो भीख नहीं मांगेगा, वो मेहनत ही करेगा। ये हमारे खून में है, ये संस्कृति हमारे में आज भी है। सबसे ज्यादा ईमानदार जमीन पर आदमी कोई और नहीं, आदिवासी है। हमको किसी धर्मगुरु की जरूरत नहीं है, हमारे खून में है, वो हमारी संस्कृति में है। वो जो स्टॉल लगे हैं ना, उस पर जाके आप सिर्फ मस्तक टेक के देखो, आपको क्या महसूस होगा आप देखना। लेकिन हमको कोई भी आता है, कुछ भी बोल के जाता है। आदिवासी संस्कृति में और बाकी लोगों में क्या फर्क है, थोड़ा समझो। एक आदिवासी आदमी के पास जाइए आप, और उसको अगर उसका गुण आता होगा, थोड़ा भी उसके पास आयुर्वेदिक मेडिसिन होती होगी, तो वो क्या करेगा? उसको मेडिसिन देगा। वो किसी भी धर्म का रहे, उसको मेडिसिन देगा और उसको बोलेगा बेटा तू अच्छा है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं अच्छा हूं, ये ले बाबा जी, ये 100 रुपए रखो। तो वो क्या बोलेगा? बेटा मैं तेरे से पैसे ले लूंगा तो मेरी दवाई नहीं लगेगी। अगर मैं तेरे से पैसे ले लूंगा तो मेरी दवाई नहीं लगेगी। यही बात रामदेव बाबा को बोलो।
ये फर्क है आदिवासी संस्कृति में और बाकी लोगों में। आदिवासियों को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम इस देश के मालिक थे, मालिक है, मालिक रहेंगे। इस देश की स्वतंत्रता के लिए किसी ने ज्यादा नहीं लड़ा, आदिवासियों से ज्यादा। उनका इतिहास है। ये लड़ाकू कौम है। हमारी कौम की कौम पूरी कट गई है, देश के लिए मिट गए। लेकिन स्वतंत्र सेनानी के सर्टिफिकेट उनके हाथ में आए जिन्होंने सिर्फ झंडा पकड़ा है, उंगली भी नहीं कटाए। उन्होंने, उनके नाम शहीदों की लिस्ट में है। उनको स्वतंत्र सेनानी के प्रमाण पत्र मिले हैं। किसी के पास पेट्रोल पंप है, किसी के पास जमीन है, किसी के पास नौकरियां है। झूठे प्रमाण पत्र भी बनाए गए स्वतंत्र सेनानी के। लेकिन आदिवासियों ने कभी नहीं मांगा। सवाल यह है साथियों, हमारे हिस्से में क्या है? कब तक हम गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे? गवर्नमेंट के पीछे 50 काम है। आधी गवर्नमेंट तो ठेकेदार लोग ही खा जाते हैं। आदिवासी के पास में आने तक के वो माल रहता ही नहीं। कोई योजना आती है आदिवासी विकास की तो सबसे ज्यादा अधिकारी और ठेकेदार खुश होते हैं। आदिवासी बेचारा चुपचाप रहता है, क्योंकि पूरा माल तो इन्हीं के डब्बे में जाएगा। यह वास्तविकता है। इसलिए बिरसा मुंडा ने बोला था, समाज आर्थिक रूप से गरीब रहा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। और जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। उस विचारों को लेकर हमको काम करना है। अब बिरसा मुंडा के वंशज हो, अब टंटा भील के वंशज हो, राघोजी भांगरे के वंशज हो, आप लोग किसके वंशज हो? कौन महापुरुष है? अरे ये जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिए तो भगवान की पदवी दी गई। आपके लोगों ने तो गर्दन आपके लिए खड़ी कर दी है। हंसते हंसते समाज को देखकर गर्दन रख दी है। फांसी के तख्ते पे पलट गए, मर गए, शहीद हो गए। आपके बच्चों को बोलो आपके बदले की फांसी लेता क्या? आपके बदले के हिस्से, अरे वो तो आज जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई को मारता है। लेकिन इन्होंने तो पूरे समाज के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। अगर वो मरते नहीं तो आप जिंदा नहीं होते इस देश में। उसको याद नहीं करते हम अपने शहीदों से बेईमान हो गए हैं, हमारे पूर्वजों से बेईमान हुए। उसकी सजा है ये। जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो समाज को दुनिया भूल जाती है। उसका कोई इतिहास नहीं होता है। आज के तारीख में जो अवस्था आदिवासियों की है, देश में किसी समाज की नहीं है। इस देश के आखिरी आदिवासी आदमी की इनकम है 1 रुपये 25 पैसे। 1 रुपये 25 पैसे आखिरी गरीब आदिवासी आदमी मिला कालाहांडी में, उड़ीसा के, जिसकी इनकम 1 रुपये 25 पैसे है। अब 1 रुपये 25 पैसे में रोटी क्या, एक कैडबरी चॉकलेट नहीं आती है, तो अपने बच्चों को पालेगा कैसे? आधे से ज्यादा आदिवासी गांव के लोग दूसरे राज्य में जाके गड्ढे खोदने का काम करते हैं। और अब गड्ढे खोदने की मशीन निकल गई है, वो भी काम आपको नहीं मिलेगा। आप करोगे क्या? अब आरक्षण खत्म हो गया है, पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, आउटसोर्सिंग हो रही है। आपके पास क्या बचा? आप अपने बच्चों की क्या गारंटी दोगे कि उसके जीवन में उसके लिए क्या है, क्या बचा है, उसको क्या बनाओगे आप? ये सब प्रश्नों से आप लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। इस देश में सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक कौम यानी आदिवासी, इस देश में सबसे ज्यादा मेहनती कौम यानी आदिवासी, इस देश में सबसे ज्यादा गरीब कौन तो आदिवासी, इस देश के जेलों में सबसे ज्यादा कौन तो आदिवासी, सबसे ज्यादा पीड़ित कौन तो आदिवासी, सबसे ज्यादा विस्थापित कौन तो आदिवासी, सबसे ज्यादा बलात्कार किसके साथ होते हैं तो आदिवासियों के साथ होते। ये क्या है? इस देश में 13 साल की लड़की जब उसके हाथ में किताब होना चाहिए, उसके हाथ में बंदूक दिखाई दे रही है। कोई नेता जाके पूछता नहीं, बेटा तेरे हाथ में किताब है, होना था, बंदूक कैसे आई? हमारे नेताओं को पार्टी की सेवा से फुर्सत नहीं है। वो पार्टी की सेवा करते हैं, पार्टी की पूछते हैं, पार्टी का अनुपालन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। अबे आदिवासी नहीं होता तो तू विधायक भी नहीं बन सकता था, सांसद भी नहीं बन सकता था, अधिकारी भी नहीं बन सकता था, डॉक्टर भी नहीं बन सकता था, इंजीनियर भी नहीं बनता, और वो छोड़ो चपरासी भी नहीं बन सकता था। जो कुछ है अपने पास वो समाज की वजह से है, और उसी समाज से हम लोग मेहमान होते जा रहे हैं। हमको उस समाज से, जिस समाज ने हमको पहचान दिया, जिस समाज ने हमको अधिकार दिया, जिस समाज ने अपने जीवन को बचा के रखा है, उस समाज के साथ हम कितने ईमानदार हैं। टंटे भील को पूछे थे तेरी मां से मिलना है क्या? फांसी के समय भगवान टंटे भील
तेरी मां को, तेरे परिवार के लोगों को देखना चाहता है क्या? तो टंटे भिल ने बोला, मैंने अपना पूरा जीवन अपने समाज के लिए दिया, मैं अपने समाज को अपना भगवान मानता हूं, मैं मेरे परिवार के लोगों को नहीं, मरते वक्त मेरे समाज को देखना चाहता हूं। और उसने फांसी लिया। ये सोच कहां से आई? कैसी सोच है? ये सामाजिक सोच है। अगर ये सोच नहीं होती तो आज आपके बदन पे कपड़े नहीं होते, आप नौकरी पे नहीं होते। अरे हमने तो उन लोगों को ही बुला दिया, जिन लोगों, जो ओरिजिनल भगवान है हमारे, जो रियल भगवान है हमारे। आपको किसी ने पूछा आपको जमीन कौन से भगवान ने दिया, क्या बताओगे? ये ओरिजिनल भगवान है जिनके बारे में मैं बोल रहा हूं। मैं भी आपके जैसे गरीब परिवार से ही था, मेरी औकात नहीं थी इंजीनियरिंग करने की। मैं, ये जो आपको बताया गया कि भाव ने शादी नहीं किया, ये छोटी चीज है, ये तो कोई भी करता है। बहुत लोगों ने शादी नहीं की, नाम नहीं लेता उनका। शादी नहीं करना बड़ी चीज नहीं है, नौकरी छोड़ना ये भी बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज यह है कि अपने कौम से ईमानदार रहना, उस सोच से ईमानदार रहना, ये बड़ी चीज है। अभी तो हमारा अधिकारी भी अलग हो गया है। कौन है साहब? जोहार, चलो बाहर जाओ, दारू पी के आता है। और वही अधिकारी जाता है मंदिर में, भगवान को ऐसा करता है सीधा, और जैसी पंडित जी आए आधा झुक जाता है, फिर भगवान के पेटी में 1000 रुपए डालता है, फिर पंडित जी के हाथ में 500 देता है और पैर पड़ के वापस आता है। और समाज में आता है तो कोई जब अपने समाज का गरीब आदमी मिलता है तो उसको बोलता है क्या है, कहां से आए, समझता नहीं। आप समाज के बारे में चंदा मांगो उससे, समाज के लिए चंदा मांगने जाओगे तो 100 रुपए, और किसी भी भगवान का नाम लो 1000 रुपए। यानी जिसको भगवान समझना चाहिए वो भगवान ने रिजर्वेशन दिया क्या? अबे रिजर्वेशन तो समाज ने दिया। जिसने नौकरी दी, पहचान दी, उसी समाज के साथ ये व्यवहार, ये सामाजिक ईमानदारी और समझदारी नहीं है, ये सामाजिक गद्दारी है। ये सामाजिक गद्दारी हमारी अपनी समस्या है समाज के। ये मैं संगठन का हूं, मैं वो संगठन का हूं, मैं फलाने संगठन का हूं, मैं ये वाली पार्टी का हूं, मैं वो पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं ये संगठन का अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरे पास मैं अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता हूं। अबे यहां कुछ नहीं रहेगा तो तेरे अध्यक्ष बन का मतलब क्या है? जब भेजे में कुछ नहीं रहेगा तो तेरे अध्यक्ष हो या इंटरनेशनल अध्यक्ष हो, उससे क्या उखाड़ेगा तू? क्या बना सकते हो आप समाज के लिए? क्या कर सकते हो? इस गरीब समाज को क्या दे सकते हैं हम? मैं आपको कुछ दे नहीं सकता भाइयों, मेरी औकात भी नहीं है, लेकिन आपके साथ अपनी सोच को शेयर जरूर कर सकता हूं, आपको संवाद जरूर कर सकता हूं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी बचे, वो जिंदा रहे इस देश में। एक बात ध्यान में रखना, ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। अगर ये लड़ाई आप हार गए तो इस देश के इतिहास के साथ तुम्हारा इतिहास खत्म हो जाएगा। आपको इतिहास के साथ समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है, उस बात से सावधान रहिए। मेरी युवाओं से विनती है, साथियों, मानसिक गुलामगिरी से बाहर हो, अपने आप को उभारो, उससे बाहर आओ, अपनी कौम को बचाने के लिए एक स्वतंत्र सामाजिक सोच लेके सामने आओ। क्यों डरते हो यार? मरने से वैसे ही मरे हुए आओ। एक अधिकारी जो पौधा हमारे लोगों में चर्चा होती है, बड़ा अच्छा अधिकारी है, किसी के लेने देने में नहीं रहता है, बहुत अच्छा आदमी है, सुबह ड्यूटी में जाता है, शाम को घर में आता है, और इतवार को टीवी और बीबी दोनों के साथ रहता है। अबे ऐसा अधिकारी तो मरा हुआ है, वो जिंदा नहीं है, उसका समाज के लिए क्या उपयोग है? ये जिंदे लोग नहीं है, ही इज नॉट ए हेडमैन, वो डेडमैन है। एक दारू पीने वाला आदमी और ऐसे अधिकारी में कोई फर्क नहीं है, दोनों कुछ नहीं करते हैं। बिरसा मुंडा ने बोला, एक मरे हुए आदमी में और एक नशे में जो आदमी दूत है, उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों मरे हुए, दोनों कुछ नहीं कर सकते। वैसे अधिकारी भी मरा हुआ है। जिंदे लोग वो होते हैं
जो अपने कौम के लिए काम करते हैं, वो रिक्शा ढोने वाला मजदूर भी होगा तो वो समाज के लिए काम करना चाहिए। उसको जिंदा समाज बोलते हैं। जिंदा लोगों का समाज होता है, मरे हुए लोगों का समाज नहीं होता है। आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, अपना अस्तित्व खोजो। हम मालिक लोग हैं, हम टंटा भीम के वंशज हैं, हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं, जिसका इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान लोग है, जिनका है, उनके वंशज हैं हम लोग। आप लोग, अगर हम लोग इसी व्यवहार को जिंदा रखेंगे, इसी बात को जिंदा रखेंगे साथियों, कि भैया हम धार्मिक हो जाए, होना चाहिए, भगवान को मानो ना। आपको मैं कुछ नहीं बोलता हूं, आपकी जिसकी इच्छा हो उसको मानो, लेकिन अपने लोगों का क्या? वो जो स्टॉल में बैठे हैं उनका क्या? वो नहीं होते तो आप नहीं होते ना। वो आपके भगवान नहीं, पूर्वज भी है। इसके बारे में कोई मंत्र किसी को नहीं मालूम। इनको अंतर मंत्र नहीं चलता है, ये आदिवासी है। एक बात ध्यान में रखो, इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है। ये साइंस बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप बहुत बड़े लोग हैं, हम उस मानव वंश के लोग हैं जिनके ऊपर इस देश की जवाबदारी है। सबसे ज्यादा दिल अपना दुखेगा, क्योंकि जमीन अपनी है, जंगल अपना है, और सबकी नजर आदिवासियों की जल जमीन जंगल पर है। जितने प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं, चौधरी भाई ने बहुत अच्छी बात किया, लेकिन मैं उनके दिमाग में एक बात डालना चाहता हूं। इस देश में 270 प्रोजेक्ट्स है। अभी रिसेंट वो 270 प्रोजेक्ट यानी 270 प्रोजेक्ट की जो लाइन है वो 5वीं अनुसूची से जा रही है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र जहां पे तुम्हारी स्वायत्तता है, उसी को समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है इस देश में। और ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है साथियों। इसमें हमारे कुछ नेता भी है, विभीषण हमारे पास भी है। वो टीम, उसकी खाद बहुत ज्यादा है, ये फसल बहुत चल रही है विभीषण की। एक रावण था लेकिन 1000 विभीषण दिख रहे हैं। तो ये बात आप लोग दिमाग से निकालो। सीधी और सरल सामाजिक सोच रखो। समाज के लिए जियो, समाज के लिए मरो, तब देश अपना सुरक्षित रहेगा। इस देश का पहला आदमी आदिवासी इस देश की अर्थव्यवस्था का आखिरी आदमी बन गया है। और अब आदिवासी आदमी तो खून बेच रहे हैं भैया, जिंदा रखने के लिए अपने आप को। 800 रुपए में खून बेचता है आदिवासी आदमी। सच्चाई है, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, काम नहीं है, बेचारे खून बेच रहे हैं। डॉक्टर बोलता है खाना खाएगा तो खून बनेगा। सरकार बोलती है आदिवासी को खाना होना तो खून देना पड़ेगा। कौन बजा रहा ताली? याद रखो, तालियां कौन बजाते हैं? महिलाओं ने बजाई तो समझ में आता है, तालियां नहीं बजाने का। ये अवस्था अपनी है। कोई बच्चे बेच रहे हैं, अपने बच्चों को भी बेच रहे हैं आदिवासी लोग। कोई अपनी किडनी बेच रहा है। ऐसी अवस्था में देश में कौन सा समाज जिंदा है जितनी गरीब अवस्था आदिवासियों की है? आप तो मालिक थे, आप तो राजा थे। अपने कुछ नेता लोग बताते हम भीलवाना के हम राजा थे, फलाना गोंडवाना के राजा थे, हम कोलवाना के राजा थे। अबे कब्रिस्तान है क्या तेरा? तू राजा था तो तेरा कब्रिस्तान भी तो होना चाहिए। यहां तो जीने को भी जगह नहीं रही और मरने को भी जगह नहीं रही। मुझे यकीन है जिस ग्राउंड पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये आदिवासी समाज का ग्राउंड नहीं है। भले 5वीं अनुसूची में होगा, लेकिन ये आदिवासी समाज के नाम की भूमि है क्या? थोड़ा जम के बोलो। नहीं है। आप लोग एक ऐसे अवस्था से चल रहे हैं हम लोग कि हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए काम करना है। भाइयों, समाज सबसे बड़ी चीज है। जिस समाज में आप पैदा हुए उसी समाज में आपको मरना है। ये जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद से बाहर निकलो और समाज और समाजवाद के बारे में सोचो। अगर अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो तो। बिरसा मुंडा का एक कथन याद दिला रहा हूं। हमारी महिलाएं शिवरात्रि का उपवास बहुत करती है।
शिवरात्रि का उपवास करती है। बिरसा मुंडा ने बोला अगर उपवास करना है तो अपने बाल बच्चों के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने करो तो कुछ मिलेगा। ऐसा उपवास करके क्या मिलेगा? भूखे समाज को भूखा रह के क्या मतलब है? आपका समाज भूखा है, आप क्यों भूखे रह रहे हो? अपने पेट के हिस्से की कुछ रोटी अपने गरीब भाई को दे देना। आपको एक किताब, एक कपड़ा कम हो जाए, एक रोटी कम हो जाए, बच्चों को एक किताब नहीं कम होना चाहिए, उस पर ध्यान रखो। और गांव गांव में, हर क्षेत्र में अपने लोगों को यूनाइट करने की, यानी संगठित करने की कोशिश करो। उनको एक जगह लाओ और बताओ कि समाज जिंदा है, समाज ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। साथियों, हमारा प्रारंभ भी सामाजिक होना चाहिए और अंत भी सामाजिक होना चाहिए। एक बात ध्यान में रखना, बिरसा मुंडा ने बोला, बिरसा मुंडा ने वैष्णवी धर्म लिया, उसको भी छोड़ा, क्रिश्चियन धर्म लिया, उसको भी छोड़ा, और एक ही बात बोला, गुलामों का कोई धर्म नहीं होता, गुलामों का एक ही धर्म होता है, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। अरे हम लोग तो गुलाम हैं, हमारी हालत गुलामों से भी बदतर हो गई है इस देश में। मध्य प्रदेश में जाइए, उसको मजदूरों की मंडी बोलते हैं। साउथ गुजरात यानी दक्षिण गुजरात में जाइए, यहां भी मजदूरों की मंडी बोली जाती है। महाराष्ट्र में जाओ, वहां पे भी मजदूरों की मंडी बोली जाती है। यानी हमारे क्षेत्रों को मजदूरी की मंडी, यानी उनका बाजार, मजदूरों का बाजार। इस देश का मालिक पहले थे हम, मजदूर बन गए, अब मजबूर हो गए। इसके आगे क्या स्टेज रहेंगी आपकी, आप लोग सोचो। मेरी जितने युवा साथी है उन लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के अपने आप को प्रशिक्षित करो, सोच रखो अपने समाज के बारे में, अपने संगठन को इतना मजबूत करो कि दूसरा सोचे। यहाँ का कलेक्टर भी सोचे, अगर आदिवासी महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल गए तो कलेक्टर को पसीना आना चाहिए, सोच में पड़ना चाहिए कि ये कौम है, इनके जिंदा लोग हैं। नहीं तो हमारी माँ बहनें जाती है, लोग अलग टाइप के काउंट्स करते हैं, अलग टाइप के कमेंट्स करते हैं, ये आदिवासी महिला जा रही है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसका समाज जिंदा नहीं है, इसके लिए कौन दौड़ेगा? ऐसी भावनाएं लोगों के बीच में है। आज के दिन इतना सुंदर कार्यक्रम इन लोगों ने किया है। मैं आप लोगों को भैया नेताओं से बड़ा आदमी मानता हूं, बुरा मान रहे क्या? मंत्रियों से बड़ा आदमी मानता हूं, अब बुरा लगा? जो काम मंत्रियों ने करना चाहिए, जो काम नेताओं ने करना चाहिए, वो समाज का आम आदमी कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं जानता हूं मैंने आपका बहुत समय ले लिया, लेकिन मैं इतने दूर से आया हूं, मेरे को इतना देर लगा आने के लिए, तो थोड़ा बोलने के लिए भी देर लगेगा। इतना तो मेरा बनता ही है कि मैं आपको थोड़ा परेशान करके जाऊं। मेरे साथियों, हमारे बीच में सभी डॉक्टर साहब लोग बैठे, दो डॉक्टर बैठे, एक डॉक्टर अभी आया है, ऐसे कई डॉक्टर हैं, कई इंजीनियर बैठे हैं, कई युवा लड़के हैं जो लोग समाज की बागडोर संभाल सकते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, विचारों का आंदोलन चलाओ, मिशनरी काम करो, अपने समाज का सामाजिक मिशन खड़ा करो। किसी के सामने सलाम ठोकने के बजाय अपने भाई के हाथ में हाथ लो, अपनी दुकान खड़ी करो। नहीं तो कहावत है, किराए का घर खाली कर। अरे अपना संगठन बनाओगे तो आपको कुछ मजबूती मिलेगी, लेकिन राजनीतिक नहीं तो समाज में अभी एक नई बीमारी लगी है, हर एक घर के बाद में एक सफेद कपड़े वाला पैदा हो रहा है। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक कार्यकर्ता बनाओगे तो समाज के लिए जिंदगी भर काम करेगा। यह परमानेंट सोच आपको खड़ी करनी पड़ेगी। परमानेंट काम करो, टेम्पररी काम मत करो। अपनी मां बहनों को, अपने नए नए लड़कों को, अपनी बच्चियों को खड़ा करो, उनको बताओ, समझाओ, पढ़ाओ। अरे ये आबा बाबा ये लोग बोल सकते हैं, अपने लोग तो उससे ज्यादा बोल सकते हैं। आदिवासियों के तो खून में समझाई से, जिसको आदिवासियत बोलते हैं, सच्चाई बोलने में आदिवासियों के आगे कोई नहीं है। आज के दिन इतने अच्छे कार्यक्रम में मैंने जो भी बोला उससे आप लोग डिस्टर्ब हुए होंगे, माफ करना। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, आदिवासी आदमी भगवान से ज्यादा अपने मां बाप को मानता है।
भगवान से ज्यादा अपने समाज को मानता है, भगवान से ज्यादा अपनी संस्कृति को मानता है, भगवान से ज्यादा अपने अधिकारों को मानता है, भगवान से ज्यादा अपने संघर्ष को मानता है। भगवान बहुत छोटी चीज है आदिवासियों के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं और एक बार रिपीट करके जा रहा हूं, जब भगवान पैदा नहीं हुए थे इस देश में तब से आदिवासी रहता है। किसी दिन और मिलेंगे आपसे, अब आना जाना लगे रहेगा, क्योंकि मेरे को कुछ अच्छे शादी दिखे, इनके साथ काम करने का इंटरेस्ट आएगा, कुछ चीजें मैं इनसे सीखूंगा, कुछ चीजें हमसे ये लोग लेंगे। ऐसा अपने विचारों का जो घेवान देवान होता है, मराठी में बोलते हैं, लेन देन जो होती है, ये होनी चाहिए। गुजरात के आदिवासी को कुछ हुआ तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र का आदिवासी खड़ा होना चाहिए। महाराष्ट्र के आदिवासी को कुछ हुआ तो झारखंड, उड़ीसा, गुजरात का आदिवासी खड़ा होना चाहिए। ये जब तक की प्रक्रिया बनेगी नहीं, हम लोग बच नहीं सकते। हमारा कोई वाली नहीं है। और सबसे पहले ये बंद करो, ये फलाना समाज का है, गाभित समाज का है, ये वारली समाज का है, ये फलाना भिल समाज का है, ये फालतू की मैंने पहले बहुत बेकार शब्द वापरा, गांडूगिरी बंद करो। मैंने बताया आपकी संस्कृति एक है, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, हमारी संस्कृति, हमारा संघर्ष, हमारा डीएनए, हमारी लड़ाई, तो हमारा समाज भी, तो फिर अलग अलग कहां से आ गया? मैं एक शब्द और बताऊंगा आपको, मैं बोलते जाऊंगा, आपको बोलना है, मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या बोलना है। नेता बड़ा कि समाज, पार्टी बड़ी कि समाज, धर्म बड़ा कि समाज? क्लियर हो गया? यानी समाज के लिए काम करना है आपको। पार्टी के लिए मरोगे कि समाज के लिए? पार्टी के लिए जियोगे कि समाज के लिए? नेता के लिए जियोगे कि समाज के लिए? ये आपके दिमाग से निकलने मत देना। समाज बहुत बड़ी प्रक्रिया है, समाज बहुत ऊंची चीज है, जिसके लिए लोग जीते हैं, जिसके लिए मर जाते हैं। अगर समाज समझना है तो बिरसा मुंडा समझो, समाज समझना है तो टंटे भील समझो, समाज समझना है तो राघोजी भांगरे समझो, समाज समझना है तो बाबूराव शर्मा के समझो, समाज समझना है तो झलकारी देवी समझो, समाज समझना है तो अंबेडकर को समझो, समाज समझना है तो महात्मा फुले को समझो, समाज समझना है तो संभाजी महाराज को समझो। तब आपको समझेगा समाज क्या चीज होती है। ये लोग समाज के लिए जिए। अरे बाबा साहब को मालूम नहीं रहता था, उसके बच्चे मर जाते थे, उसको बाद में महीने भर बाद खबर आती थी कि तेरी बच्चे मर गए हैं, तो भी वो व्यक्ति वहां था। बिरसा मुंडा को उसकी मां मिलने आई, उसने बोला मेरी तेरे जैसी कई मां है, मैं उनके लिए नहीं जीऊं क्या? ऐसी चमड़ी निकाली गई बिरसा मुंडा को, पॉइजन दिया गया, जैसे बकरे को काटते हैं और छीलते हैं, ऐसी चमड़ी निकाली गई बिरसा मुंडा की, और बोला गया बोल तू आदिवासी नहीं है, लिख के दे दे तेरी सजा माफ। बिरसा मुंडा मर गया, लेकिन आखिरी तक एक ही बात बोलते रहा, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मेरे खून का कतरा कतरा मेरे समाज के उलगुलान के लिए काम आएगा, मेरे समाज की क्रांति के लिए काम आएगा, मेरे आने वाली पीढ़ी मेरी लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। इस विश्वास के साथ हमारे महापुरुष मरे। हमारी जवाबदारी क्या होनी चाहिए साथियों? नेताओं के विचारों से यह समाज नहीं बच सकता है। अगर इसको बचाना है तो शहीदों के विचारों का ही उपयोग करना पड़ेगा। आप लोग समझदार है, मेरे को ऐसा लगता है पूरे देश के लोग गुजरात के आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पूरे देश के गरीब आदिवासी लोग, गुजरात के आदिवासी जिनके पास नौकरियां है, जिनके पास थोड़ी जमीनें हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी है, नहीं तो ऐसे घर भी देखिए, मेरे साथ चलिए आप, 2 दिन में 1 बार चूल्हा जलता है आदिवासियों के घर में, उनको खाने को भी नहीं है। हंसते हैं लोग, वहां से जाते हैं, चल आदिवासी एरिया घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं कुछ लोग, और हमारी मां बहनों को जो बेचारों के पास एक कपड़ा नहीं होता, 1 साड़ी की 2 साड़ी करते हैं और पहनते हैं। ये हालात में अपना समाज जिंदा है, उनको हंसते हैं लोग। आप लोग समझदार हैं, आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं, आप लोगों के पास पूरा बंदोबस्त है। जितने लोग मैं यहां देख रहा हूं, आप लोगों की अवस्था बाकी लोगों से बहुत अच्छी है।
बहुत अच्छे लोग हैं आप समझदार भी है, आप थोड़े विचारवंत भी है, और समाज के प्रति आप में संवेदना है, दर्द है। इस दर्द को समझो और आने वाली पीढ़ी के लिए काम करो। अपने बाल बच्चों को समाज नाम की चीज समझाओ, ये हर माँ का काम है। जिस बच्चे की माँ बेवकूफ, उस बच्चे का भविष्य असुरक्षित, लेकिन जिस बच्चे की माँ जागरूक, उस बच्चे का भविष्य सुरक्षित। ये बिरसा मुंडा ने बोला। तो आपने तय करना चाहिए अपने बच्चों को किस तरीके से पालना है, अपने आने वाले पीढ़ी को कैसे बताना है, बच्चों को क्या समझाना है। ये घर से शुरुआत होनी चाहिए, अपने घर से शुरू होनी चाहिए सब चीजें। बाकी लोगों को सोचिए मत, अपने बारे में सोचो। आज आप कैसे बच्चे रहोगे, कैसे जिंदा रहोगे, किस तरीके से आपको सुरक्षा प्राप्त होगी, कौन आपके लिए दौड़ेगा, किस तरीके से अपने अधिकारों को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को किस तरफ ले जाना है। ये सब चीजें अपने दिमाग में रखो और आगे की हलचल आप लोग रखो। यही मेरी आप लोगों से विनंती है। किसी दिन और मिलेंगे भाइयों, मैंने आपका ज्यादा समय लिया, माफ करना। मैं जिन लोगों ने मुझे बुलाया उन लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मेरे आने के बाद कुछ लोग तुमको तकलीफ देंगे, क्योंकि उनको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। कोई भी बीमारी हो, एक ही इंजेक्शन देते हैं। बच्चे ने बोला सर दर्द हो रहा है, एनेसिन ले ले। बच्चे ने बोला पेट दर्द हो रहा है, एनेसिन ले ले। देखो समाज के साथ क्या हुआ है। बच्चे ने बोला कमर दर्द हो रहा है, एनेसिन ले ले। पैर दर्द दे रहा है, एनेसिन ले ले। एक ही दवाई अगर तुम दोगे तो एक्शन करने के बजाय रिएक्शन कर रही है। क्या हो रहा है? बीमारी सामाजिक है डॉक्टर साहब, बीमारी सामाजिक है, तो इलाज भी सामाजिक ही होना चाहिए। यहां उल्टा है, बीमारी सामाजिक है, इलाज राजनीतिक कर रहे हैं। बुखार आया है और टीबी का इंजेक्शन दे रहे हैं, अच्छा कैसे होगा वो? बुखार आया है और टीबी का इंजेक्शन देंगे, अच्छा होगा क्या? तो उसी तरीके से अगर हमारी समस्या सामाजिक है, बीमारी सामाजिक है, तो उसका इलाज भी सामाजिक होना चाहिए। और सामाजिक इलाज करने के लिए समाज का मिशन होना चाहिए, समाज की विचारधारा होना चाहिए, समाज का संघर्ष होना चाहिए और उसी का संगठन होना चाहिए। आपको नेताओं पे भरोसा नहीं करना है, समाज पे भरोसा करना है। आपको एक सामाजिक संघर्ष की तरफ बढ़ना है। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय आदिवासी।